ये ऑयल सिक्रीशन हमारे फेस पे और सिर में ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑयल ग्लैंड्स आर मैक्सिमली लोकेटेड ऑन द फेस, स्कैल्प, चेस्ट एंड द बैक। तो चेहरे पे जब ये ऑयल आएगा और उसमें और भी कोई अन्य फैक्टर्स होते हैं, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, ब्लॉकेजेस ऑफ द स्किन ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मुहासों में उसका परिवर्तन होता है। सो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो बेसिकली ग्रेइंग ऑफ हेयर जो प्रक्रिया है वो थोड़ा जेनेटिक, तो ये जेनेटिक जो फैक्टर्स है उसके साथ हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखता है। तो उसके साथ आपका डाइट है, आपका स्ट्रेस है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, दैट विल डिसाइड कि आपको वो ग्रेइंग ऑफ हेयर के जो जीन है वो एक्सप्रेस कितने जल्दी हो। बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि वो मोल सडनली साइज में बढ़ गया है या उसका कलर विचित्र लग रहा है, उसकी बॉर्डर्स थोड़ी सी इरेगुलर हो गई है, या वो चिड़चिड़ा लग रहा है, चिढ़ गया है थोड़ा सा उसमें, तो फिर आप डेफिनेटली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो हमारे इंडियन स्किन में मोल्स या तिल का परिवर्तन कैंसर में होना इतना कॉमन। तो अगर मेरे पास पेशेंट आता है हेयर फॉल से, तो मेरा काम क्या है कि इस व्यक्ति में हेयर फॉल का कारण क्या है, कि क्या इसमें आयरन की कमतरता है, आयरन डेफिशिएंसी जो बहुत ही कॉमन है महिलाओं में, इसका थायराइड का कोई प्रॉब्लम है क्या, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, या D3 डेफिशिएंसी है क्या, इसको अदरवाइज हाल ही में डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड जैसी या कोविड हो गया था, उसके वजह से उसके बाल 2 या 3 महीने बाद झड़ रहे हैं। तो ये कारण ढूंढ के निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी ये कोई भी कारण में मैं तेल लगाऊंगी तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। नमस्ते। सेल्फी के युग में फिल्टर अच्छे हैं, लेकिन अच्छी त्वचा बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही अनुमान लगाया। आज हम एक वरिष्ठ त्वचा विशेषज्ञ से त्वचा विज्ञान पर बात करने जा रहे हैं। त्वचा विज्ञान के क्षेत्र में 28 वर्षों के अनुभव के साथ डॉक्टर मैथिली को दादर पश्चिम और प्रभादेवी में अनुभवी त्वचा विशेषज्ञों में से माना जाता है। डॉक्टर मैथिली साल 1997 से डर्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हैं। MD त्वचा की मुंबई यूनिवर्सिटी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स में स्वर्ण पदक विजेता भी रही हैं। काया स्किन क्लिनिक में एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ मेडिकल सर्विसेज ऑल इंडिया एंड मिडिल ईस्ट रह चुकी हैं। लॉरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की साइंटिफिक डिपार्टमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स एंड द कॉस्मेटिक एक्टिव डिवीजन में एक कंसल्टेंट भी है। वर्तमान में निजी प्रैक्टिस में है और जसलोक हॉस्पिटल, पेडल रोड और फोर्टिस SL रहेजा हॉस्पिटल माहिम से भी जुड़ी हुई है। शेयरिंग लर्निंग के पॉडकास्ट एपिसोड में हम स्वागत करते हैं सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मैथिली कामत का। डॉक्टर मैथिली, क्या आप डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी के बीच का अंतर बता सकते हैं? पहले तो सीमा जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अभी डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी, ये जो ब्रांचेस है साइंस के, जैसे डर्मेटोलॉजी है साइंस का ब्रांच जहाँ स्किन डिजीज़ और डिज़ॉर्डर का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे स्किन के जो रोग या विकार है उसका साइंस है वो, जो MBBS के बाद 2 या 3 साल तक उसका स्पेशल ट्रेनिंग लिया जाता है, MD, जिसको हम MD डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, दैट इज़ कंसर्न्ड विद स्किन डिजीज़ एंड डिज़ॉर्डर्स। उसमें ये मेडिकल डर्मेटोलॉजी हो गया। उसमें और एक ब्रांच है जो ब्यूटी रिलेटेड है, वो है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, जो डर्मेटोलॉजिस्ट ही करते हैं, बट दे डू मोर ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, कि यंगर दिखने के लिए बोटॉक्स है, फिलर है, उसका वो प्रशिक्षण अलग से लिया जाता है और वो प्रैक्टिस करते हैं आमतौर पे। ट्राइकोलॉजी जो होता है वो है साइंस हमारे बालों का और जो स्कैल्प, हमारी जो स्किन है सिर की, उसके रिलेटेड जो डिज़ॉर्डर्स या विकार होते हैं, तो उसके लिए अलग से हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। हर डर्मेटोलॉजिस्ट को उनके ट्रेनिंग के दरमियान स्किन
हेयर और नेल्स का प्रशिक्षण वैसे भी दिया जाता है. Okay. सो ट्राइकोलॉजी के लिए हमें अलग से ट्रेनिंग या एक अलग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है. एवरी डर्मेटोलॉजिस्ट उसको ट्राइकोलॉजी में नॉलेज होता ही होता है. तो किसी को भी ट्राइकोलॉजी हेयर या स्कैल्प रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न है, कंसल्टेशन लेना है, तो वो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. ओके. और कॉस्मेटोलॉजी होता है प्योर ब्यूटी साइंस. उसमें फिर आपका ओनली ब्यूटी रिलेटेड होता है, जैसे हेयर कटिंग है, स्टाइलिंग है, फेशियल्स है, एटसेट्रा. दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, इट इज मोर ब्यूटी रिलेटेड. ओके. ऐसी कौन सी 3 सर्वोच्च समस्याएं हैं जिसके लिए कोई भी मरीज़ आपसे कंसल्टेशन या सलाह लेता है? चूँकि मैं मेडिकल डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादा हूँ, मैं कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी इतना प्रैक्टिस नहीं करती अभी. पहले करती थी, लेकिन अभी चॉइस से मैं मेडिकल डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ. सो मेरे प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ आमतौर पे जो लोग आते हैं बीमारियाँ लेके, वो होता है सोराइसिस, एक्जिमा, हर्पीज़, यंगर पॉपुलेशन में एक्ने, पिंपल्स, मुहासों का होना, और आजकल हेयर फॉल की मात्रा बहुत बढ़ गई है. तो मैं पिछले कुछ सालों से देख रही हूँ कि हेयर फॉल के संबंधित गर्ल्स, बॉयज़, लेडीज़, जेंट्स सब बहुत आ रहे हैं आजकल. और अर्ली ग्रेइंग भी और एक समस्या है. अर्ली ग्रेइंग भी है, यस. अर्ली थिनिंग ऑफ हेयर, अर्ली बॉल्डनेस. जैसे यंग बॉयज़ हमारे पास 18, 19, 20 इयर्स के भी बच्चे आते हैं जो देखते हैं कि उनकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, बाल थिन आउट हो रहे हैं. ओके. तो ये भी हम देखते हैं काफ़ी आजकल. हमारे पिछले एपिसोड में डॉक्टर समीर प्रधान ने पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानकारी दी थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि मुहासे और हिरसुटिज्म, हाँ, इन समस्याओं के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को रिफ़र किया जाता है. राइट. मुझे याद है डॉक्टर मैथिली, 2010 में मैं पहली बार आपसे कंसल्टिंग लिया था मेरे दाहिने गाल पे मुहासों की समस्या के लिए. तभी भी डॉक्टर समीर ने ही मुझे रेफ़र किया था. मुझे याद है आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे सीमित न करके पूरी जांच की थी और होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया था. तो इस मामले को लेके क्या आप ज़्यादा जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ज़रूर. हमारी त्वचा जो है ना, वो एक तरह का दर्पण है. जो हमारे आंतरिक जो शरीर है, हमारी अवस्था है, उसका भी वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे स्किन पे. तो हम सिर्फ स्किन को लेकर सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर पिंपल्स आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो हार्मोनल इश्यू है. अभी आम तौर पे एडोलेसेंट ईयर्स में, युवा अवस्था में किसी को पिंपल्स आना स्वाभाविक है. बराबर. जैसे कोई 11, 12, 13 साल की बच्ची है, तो उस उम्र में थोड़े बहुत पिंपल्स यहाँ वहाँ आना स्वाभाविक है. लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा है या वो परसिस्टेंटली चले जा रहे हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, या किसी स्त्री को मुहासे अगर आ रहे हैं 25 के उम्र के बाद, खास करके जिसको हम एडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं, तो वो हम नॉर्मल नहीं मान सकते कि वो वो एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, उसमें तो आएंगे नहीं. इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हार्मोनल इशू है शायद, जिसके वजह से ये हो रहा है. तो वो देखने के लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या पीसीओडी है इसका अंडरलाइंग कारण, क्या वेट गेन हो सकता है जिसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस में हम फिर देखते हैं कि हमारे गर्दन के पीछे की जो स्किन होती है वो एक डार्क किस्म की हो जाती है. तो उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, प्रॉबली इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इसका कारण है. तो पेशेंट को सिर्फ हम क्रीम्स और टैबलेट्स देंगे तो हम सुपरफिशियली उसको ट्रीट कर रहे हैं. पर उसके साथ अगर हम ये भी बताएंगे कि नहीं, क्यों ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, जिसके वजह से अगर आप अपना वज़न घटा पाएंगे तो अंदर से ही आप आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक करके ये प्रॉब्लम्स भी हम साथ में निपटा सकते हैं. तो पीसीओडी इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीकॉस, पीसीओएस भी उसको बोलते हैं, दैट इज़ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. दैट इज सिनोनिमस, दोनों का अर्थ सेम ही है. उसमें क्या होता है, जो ओवरीज होते हैं, इट्स वेरी कॉमन इन यंग वुमेन एंड गर्ल्स. उसमें ओवरीज जो होते हैं उसमें छोटे छोटे सिस्ट्स होते हैं, और वो ओवरीज फिर मेल हार्मोन का प्रोडक्शन उसमें बढ़ जाता है थोड़ा सा, जो हम एंड्रोजन्स बोलते हैं.
उस वजह से मुहासों का आना या हर्सुटिज्म मतलब अनवांटेड हेयर का ग्रो होना चेहरे पे, और उसी हार्मोन से एक दूसरा पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है, उल्टा इफेक्ट, कि जो फेस के थिन बालों को थिक करता है वो माथे के थिक बालों को थिन करता है। ओके। तो वी ऑल्सो सी कि किसी को हर्सुटिज्म है, अनवांटेड बाल आ रहे हैं चेहरे पे और माथे के बाल उनके पतले हो जा रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मार्कर ऑफ पीसीओडी। राइट। तो बालों की समस्या, स्किन की समस्या होती है तो पीसीओडी के पेशेंट जनरली हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। अगर पीरियड रिलेटेड इशू है कि पीरियड्स इरेगुलर है तो फिर वो जनरली जाएंगे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि मेरे पीरियड्स रेगुलर है तो मुझे पीसीओडी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पीसीओडी में हर पेशेंट को पीरियड्स इरेगुलर है। मैं बोलूँगी मेरी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स जो मुहासों के आते हैं उनमें पीसीओडी में पाती हूँ पीरियड्स या तो रेगुलर है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ उनको सुपरफिशियल क्रीम्स या टैबलेट से ट्रीट करें बट उनके पीसीओडी पे भी ध्यान दें, जो हम लाइफस्टाइल करेक्शंस, वेट लॉस के माध्यम से ही अटेंड कर सकते हैं। आपने जैसा बोला, अचरज की बात वही थी कि मेरे कॉलेज के दिनों में मुझे कभी भी मुहासों की समस्या नहीं थी। आई थिंक 35 एज में हुई थी मुझे ये। करेक्ट। तो वही था पीसीओएस या पीसीओडी का हम बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखते हैं आजकल जो 25 के बाद और मेनोपॉज तक एक्ने की होने की संभावना होती है औरतों में। बराबर। मैं और मेरे पति आपके डायग्नोसिस और इलाज के तरीके से इतने प्रभावित थे डॉक्टर मैथिली कि जब हमारे बेटे अथर्व को रूसी और माथे पे मुहासों की समस्या हुई थी, आपसे कंसल्टिंग ली थी तभी। याद है। तो आई थिंक रूसी और मुहासे वापस एक आम समस्या है और यंग जनरेशन में ज़्यादा है। तो क्या आप इसके बारे में ज़्यादा बताना चाहेंगे? ज़रूर। क्या होता है ना, जब युवा अवस्था में होते हैं बच्चे, तब हमारे स्किन के अंदर जो तैल ग्रंथि, सेबेशियस ग्लैंड्स जो हम बोलते हैं, वो काम करना शुरू हो जाता है। तो जन्म से लेकर प्यूबर्टी का जो फेज़ है तब तक जो सेबेशियस ग्लैंड या तैल ग्रंथि होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो डॉर्मेंट रहते हैं, सुस्त रहते हैं। बट वो युवा अवस्था में आने के बाद जो हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं शरीर में, उसके वजह से अभी वो तैल ग्रंथि काम करना शुरू करेंगे। वो उसका जो प्रोडक्ट है सीबम या ऑयल, हम आम तौर पे बोला जाए तो ऑयल सिक्रीशन चालू हो जाता है। ये ऑयल सिक्रीशन हमारे फेस पे और सिर में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑयल ग्लैंड्स आर मैक्सिमली लोकेटेड ऑन द फेस, स्कैल्प, चेस्ट एंड द बैक। तो चेहरे पे जब ये ऑयल आएगा और उसमें और भी कोई अन्य फैक्टर्स होते हैं, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, ब्लॉकेजेस ऑफ द स्किन ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मुहासों में उसका परिवर्तन होता है। और स्कैल्प में जब ऑयल सिक्रीशन हो जाता है और अगर वो हम बराबर से शैम्पूइंग ना करें, ऑयल का बिल्डअप होने दे, एक्सटर्नली और भी ऑयल लगाए, तो उस वजह से जो स्कैल्प में हमारा फंगस होता है वो फंगस के मल्टीप्लिकेशन से फिर रूसी का होना शुरू हो जाता है। और ये एक अगन मानना होता है पेशेंट्स में बहुत सारे कि मेरे रूसी के वजह से मुझे पिंपल्स आ रहे हैं। आपके रूसी के वजह से आपको पिंपल्स नहीं आ रहे हैं, दोनों की जो वजह है वो है ऑयलीनेस। तो आपकी स्किन ऑयली है जिसके वजह से माथे पे आपको रूसी है और फेस के ऊपर आपको पिंपल्स है। तो आपने बताया कि बालों का झड़ना या ग्रेइंग ऑफ हेयर ये समस्या बढ़ रही है, तो क्या इसके भी कोई मूल कारण है क्या? सो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो बेसिकली ग्रेइंग ऑफ हेयर जो प्रक्रिया है वो थोड़ा जेनेटिक है, या तो आप में वो जीन है या नहीं है। और फिर आजकल जैसे हम देखते हैं कोई भी जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स है, भले ही वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, वो हम जनरली जल्दी देख रहे हैं जनरेशन्स में। जैसे पहले पीढ़ी में अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन 40-50s के बाद शुरू हो जाता, आज हम देखते हैं 20s में भी लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की समस्याएं दिख रही है। सो ये जेनेटिक जो फैक्टर्स है उसके साथ हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखता है। तो उसके साथ आपका डाइट है, आपका स्ट्रेस है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है,
दैट विल डिसाइड कि आपको वो ग्रेइंग ऑफ हेयर के जो जीन है वो एक्सप्रेस कितने जल्दी होता है। तो ऐसे में हम थोड़ा बहुत डेफिनेटली टेस्टिंग करते हैं कि क्या उसमें आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, थायराइड वगैरह ठीक है ना, वो तो हम चेक करते हैं। बिकॉज B12 की डेफिशिएंसी वो चेक करके अगर वो डेफिशिएंसी है तो वो हम देते हैं, उससे थोड़ा फ़र्क होता है। और बाकी हमारा होता है काउंसलिंग विथ रिस्पेक्ट टू लाइफस्टाइल डेफिनेटली। बराबर। क्या मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस या पुअर गट हेल्थ आंत स्वास्थ्य से हेयर फॉल या स्किन इश्यूज हो सकते हैं क्या? हाँ, माइंड रिलेटेड हेल्थ तो डेफिनेटली सबकी अफेक्ट हो सकती है। ऑलमोस्ट आई वुड से every organ in our body can be controlled by the mind, because the mind is bigger than our body, राइट। and it does control. जैसे अगर मैं anxious हूँ, मैं stressed हूँ, तो मेरा पल्स रेट बढ़ जाएगा। बराबर। अभी क्यों पल्स रेट बढ़ता है? मैं एंक्शियस हूँ लेकिन मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसका मतलब मेरे इमोशंस मेरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। बराबर। अगर मैं एंक्शियस हूँ तो मुझे पसीने छूट जाते हैं, तो माई स्किन ऑल्सो जिसमें स्वेट ग्लैंड्स है वो ज़्यादा फंक्शन करेंगे। बराबर। तो इट कैन डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट हमारे इमोशंस जो है। और स्ट्रेस, खासकर स्ट्रेस में मैं बोलूँगी एंग्जाइटी मैं बहुत देखती हूँ आजकल अमंगस्ट सभी एज ग्रुप्स में। स्कूल के बच्चे होंगे या बूढ़े होंगे, सब में एक थोड़ी सी वो एंग्जाइटी आजकल रहती है, एंड दैट कैन डेफिनेटली अफेक्ट द स्किन इन मैनी वेज। कभी कभी जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, वो स्ट्रेस के वजह से नहीं होती है। दैट इज समथिंग दैट द पर्सन इज बॉर्न विथ जेनेटिकली, लेकिन वो बढ़ सकती है। जैसे मुझे एक्जिमा का वो ट्रेट है मेरे बॉडी में, सोराइसिस का वो जीन है मेरे बॉडी में, बट मेरा जो इलनेस ट्रिगर हो रहा है, शुरू हो रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। बराबर। बट समटाइम्स देयर आर कोई स्किन के जो विकार होते हैं वो निर्माण ही स्ट्रेस के वजह से हो सकते हैं। जैसे सिंपल चीज़ है मुहासों का आना, इन अ टीनेज पॉपुलेशन कॉमन है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो बहुत बुरी तरह से वो खुरेदते हैं, वो खुरेद के वहाँ पे घाव बना देते हैं और उसके बहुत ही भद्दे डार्क पैचेस स्पॉट्स रह जाते हैं। वो खुरेदना नॉर्मल नहीं है। मुहासों का आना उस युवा अवस्था का वो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जो डिग करके वो जो हाथ से नाखून से फोड़ते हैं, दैट हैज समथिंग टू डू विथ स्ट्रेस, नॉर्मल नहीं है वो। बराबर। या स्ट्रेस से रिलेटेड बाकी जो स्किन के हम डिसऑर्डर्स देखते हैं, जैसे लाइकन प्लेनस है, अर्टिकेरिया है, पित्त का आना, उसके बाकी भी कारण होते हैं, बट क्वाइट कॉमन हम देखते हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड भी रैशेस स्किन पे आ सकते हैं। सो डेफिनेटली हम देखते इवन पिंपल्स का आना आफ्टर अ सर्टन एज, जैसे एडल्ट ऑनसेट पिंपल्स, एक्ने आफ्टर एज ऑफ 25, वो भी हम देखते हैं कि स्ट्रेस के वजह से है। जैसे पिछले हफ्ते ही मेरे पास एक लड़की आई थी, वो एक बहुत बुरे तौर से गुजर रही थी, उसकी डिवोर्स हो रहा था, तो वो बोली मुझे कभी लाइफ में पिंपल्स नहीं थे, बट मुझे ये अभी हो रहा है। ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो इट कैन हैपन। यस डॉक्टर मैथिली, मीलिया या जिसे कहते हैं मिल्क स्पॉट्स, नवजात शिशु में और स्कूल जाने वाले बच्चों में काफ़ी तरह पाया जाता है, तो इसके लिए कोई इलाज है क्या और इसके क्या कारण हो सकते हैं? उसका कारण ऐसे कोई नहीं होता है। नवजात शिशु में होते हैं कोई बच्चों में, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो अपने आप ही निकल जाते हैं, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मीलिया होते हैं बेसिकली एक छोटे छोटे केराटिन सिस्ट्स होते हैं। Okay. जो केराटिन हमारी स्किन का जो डेड टिश्यू है उसका वो थोड़ा सा सिस्ट बन जाता है, Okay. और जनरली वो अपने आप निकल जाते हैं। Okay. वो हम एडल्ट्स में भी देखते हैं, वहाँ भी हम उनको समझाते हैं कि वो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप कुछ कॉस्मेटिक रीजंस के लिए निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं उसको। Okay. और काफ़ी बार वो अपने आप गल भी जाते हैं अपने आप ही। तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी रियली नीड टू अग्रेसिवली वरी अबाउट और ट्रीट। बराबर। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को किस तरह की स्किन इश्यूज से गुजरना पड़ता है? मेनोपॉज एक स्टेट है, एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है हर स्त्री के लाइफ में। जैसे प्यूबर्टी के दरमियान चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, वैसे ही चेंजेस और एक दौर पे गुजरते हैं महिलाएं मेनोपॉज की तरफ।
जहाँ ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है तो रिलेटिवली टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस समय हम देखते हैं अगेन एक्ने, मुहासों का आना उस समय भी हम पाते हैं। वो उन औरतों में थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी होता है कि मैं अभी 50 के आसपास हूँ, मेरे टीनेज लड़की को भी पिंपल्स है लेकिन मुझे भी आ रहे हैं, तो वो थोड़ा उनको एम्बैरेसिंग होता है। उसके साथ साथ अनवांटेड हेयर का आना भी उस समय पे कॉमन है। बालों का झड़ना, थिनिंग, हाँ, थिनिंग ऑफ हेयर, झड़ने से ज़्यादा थिनिंग जो आपने अभी बोला वो कॉमन है कि उनको लगता है अभी मुझे मेरा जो ये मेरी मांग है वो बहुत ज़्यादा तरीके से दिखने लगी है और मुझे अभी लगता है कि मैं मेरे बाल एक सर्टन तरीके से कंघी करूँ ताकि वो दिखे ना, तो थिनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। मेलाज्मा या पिगमेंटेशन, बटरफ्लाई पिगमेंटेशन का आना उस समय पे भी कभी कभी औरतों में हम देखते हैं। स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, कभी कभी फटी एड़ियों की प्रॉब्लम भी उस समय शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं उस दरमियान। प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग ज़्यादा होता है, हो सकता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन की कमतरता से, ड्राइनेस के वजह से उनको वल्वल इचिंग भी हो सकती है उस समय पे। यस, फंगल इन्फेक्शन और एक आम समस्या है हाँ, जो बारिश के मौसम में और समर सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है और अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट्स में ये काफ़ी हद तक शर्मनाक हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए कुछ बताएं और ट्रीटमेंट अगर कुछ है तो बताएं। हाँ, ये बहुत ही बड़ी समस्या है अभी, जो फंगल इन्फेक्शन, ख़ास तौर के रिंग वर्म जो हम बोलते हैं, रिंग वर्म मेडिकल टर्म है उसका डर्मेटोफाइटिक फंगल इन्फेक्शन। ये बहुत ही फैला हुआ एक, आई वुड से, पब्लिक हेल्थ इश्यू है आजकल। हम काफ़ी देखते हैं समर में और बारिश के मौसम में तो हम देखते ही हैं, बट आजकल वो 12 ही महीने होता है। उसके मेन कारण है कि जो हमारे बॉडी फोल्ड्स है, जैसे अंडर आर्म्स है, थाइज है, लोअर एब्डोमिनल फोल्ड है, उसमें गीलेपन का रहना। गीलेपन 2 वजह से आ सकता है, पानी और पसीना। बराबर। तो गीलेपन के वजह से ये होता है। तो जनरली हम ये भी देखते हैं कि ये इशू ज़्यादा होता है जो ओवरवेट लोग होते हैं, बिकॉज बॉडी फोल्ड्स डीप हो जाते हैं तो वहाँ पानी रह जाता है, पसीना भी रह जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंट्स को कि आप थोड़ा नहाने के बाद एक 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा ले, लेकिन इंश्योर कि आप आपकी स्किन 100% ड्राई कर रहे हो। ऐसे जल्दी जल्दी में नहा के मत निकलिएगा। पसीना आ रहा है तो आप प्लीज़ 2 बार ही नहाइएगा। आप फ्रीक्वेंटली कपड़े चेंज करिएगा। बारिश के मौसम में भीग कर आप ऑफिस में जाएंगे, उसी कपड़े में पूरा दिन मत बैठिए। कीप एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स इन योर ऑफिस। चेंज इनटू ड्राई क्लोथ्स एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि गीलेपन से हम फंगल इन्फेक्शन को एक न्योता देते हैं। दूसरी बात यह है कि इलाज आप जल्दी से शुरू करें। लोग जाने से थोड़ा एम्बैरस हो जाते हैं डॉक्टर के पास, सो जाते हैं लोकल केमिस्ट के पास, वहाँ से कोई भी एक दवाई ले लेते हैं। एक आप खुजली की दवाई दे दो, केमिस्ट कोई भी हाथ में दवाई थमा देता है, या कोई आमतौर पे कोई पड़ोसी होता है या कोई कज़िन होता है आपके फैमिली में जो बोलता है मैंने ये क्रीम लगाई, मुझे तो आराम आ गया, आप भी लगा लो। लेकिन उसमें एक समस्या है कि काफ़ी तौर पर हम देखते हैं कि पेशेंट्स है ना स्टीरॉयड्स लगा लेते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन पे या कोई भी इन्फेक्शन जो होता है स्किन पे, उसके ऊपर स्टीरॉयड लगाने से वो समस्या इनफैक्ट और बढ़ जाती है। तो उससे उसका मैनेजमेंट फिर हमें बाद में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली करना पड़ता है और लेंथ भी ट्रीटमेंट की बढ़ जाती है। सो आप अपने आप से उसका ट्रीटमेंट ना करके आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रेफरेबली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि हमें अभी अंदाज़ा आ गया है कि हमें कैसे वो ट्रीट करना चाहिए, कितने ड्यूरेशन तक ट्रीट करना चाहिए। और सो जब हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं पेशेंट्स को, जनरली 2 हफ्ते में उन्हें आराम हो जाता है और वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। अगर हमने बोला है नहीं आपको ये ट्रीटमेंट इतने इतने हफ्तों तक लेनी है, उनको लगता है डॉक्टर ने ऐसे लिख दिया है, मुझे तो आराम आ गया है, मैं बंद कर देती हूँ, उससे भी वो वापस शुरू हो जाता है। तो आपको डॉक्टर ने जितने समय तक ट्रीटमेंट लेने के लिए बोला है, सलाह दी है, वो ज़रूर आप कंप्लीट करिएगा। बराबर। फुट कॉर्न एक और आम समस्या है।
और जब दर्द बढ़ता है तब मरीज जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो फुटकॉर्न को रोकने के लिए कोई घरेलू उपाय है क्या? एक तो फुटकॉर्न के बारे में मैं बोलूँगी कि जब तक आपको पेन नहीं है तो उसकी ट्रीटमेंट करना इतना ज़रूरी नहीं है। इसलिए पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास जब उन्हें दर्द होता है, बिकॉज जो दर्द शुरू हो जाता है वो काफ़ी ट्रबलसम होता है, मतलब वो चल भी नहीं पाते हैं, हर स्टेप पे उनको उनकी नानी याद आ जाती है, इतना वो टेरिबल दर्द होता है। तो फुटकॉर्न बेसिकली होता है जब हमारी स्किन जो है वो घिसती है, हमारे पैर में, फुट में जो बोन्स होते हैं मेटाटार्सल बोन्स और जो हम फ्लोर पे चलते हैं उसके बीच में जो स्किन घिस जाती है ना, उस जगह पे वो फुटकॉर्न आते हैं। तो या तो एबनॉर्मल गेट हो गई है किसी व्यक्ति की, आर्थराइटिक चेंजेस हो रहे हैं, या इनकरेक्ट फुटवेयर, जैसे आप महिलाएं बहुत हाई हील्स पहनेंगे तो पूरा प्रेशर आ जाता है आपके आगे वाले फुट पे, 4 फुट पे, तो वहाँ पे फुटकॉर्न होने की चांसेस है। तो कंफर्टेबल फुटवेयर का पहनना ज़रूरी है, सॉफ्ट फुटवेयर का पहनना ज़रूरी है। घर में भी बहुत से लोग घर में स्लीपर्स नहीं पहनते, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आप घर में भी एक सॉफ्ट फोम वाली चप्पल पहना करिए, हार्ड सख्त फ्लोर पे मत चलिएगा। और क्रीम्स आते हैं जहाँ से वो आप डेड स्किन जो बिल्डअप होती है वो आप डेफिनेटली ऑन अ रेगुलर बेसिस क्रीम्स लगाने से वो केमिकली डिजॉल्व होके आपको वो डेड स्किन बढ़ेगी नहीं। अगर वो डेड स्किन बढ़ जाती है कॉर्न के ऊपर फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। फिर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तब वो हम डेड स्किन पार करके हमें देते हैं, तो वो पेन उनका उस समय जो है वो काफ़ी मात्रा में कम होके वो आराम से क्लिनिक से निकलते वक्त ही उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ अभी मुझे पेन कम हो गया। लेकिन वो घर जाने के बाद जो हम सलाह देते हैं क्रीम लगाने की वो नहीं लगाते जब तक पेन वापस ना शुरू हो जाए। बट इफ़ यू फॉलो दिस फ्यू प्रिकॉशंस कि सॉफ्ट फुटवेयर का पहनना या वो फुट क्रीम जो हम देते हैं वो लगाना आप रेगुलरली करें तो आपका पेन आने के चांसेस कम हो सकते हैं। बराबर। सोरायसिस और विटिलिगो पीड़ित मरीजों में दिखावे के कारण या लुक्स अपीयरेंस की वजह से उनको एम्बैरेसिंग रहता है और उनका सोशल लाइफ इम्पैक्ट हो सकता है। तो इनके मूल कारण क्या है? आई थिंक आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सोरायसिस जेनेटिक हो सकता है, पर इसके अलावा विटिलिगो भी जेनेटिक है क्या? तो और इसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है? एक्चुअली स्किन का कोई भी इशू है ना दैट इज़ एम्बैरेसिंग, क्योंकि स्किन एकमात्र ऑर्गन है जो दिख जाता है। हमारे किडनीज में, लंग्स में क्या विकार है वो तो किसी को दिखते नहीं। नोबडी सेज आई वांट अ गुड लुकिंग किडनी, राइट? एज लॉन्ग एज माई किडनी इज वर्किंग फाइन आई एम हैप्पी। बट स्किन में ऐसे नहीं है। फंक्शन तो हमारे स्किन के अन्य है, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन है, सेंसेशन है, इट्स इम्पॉर्टेंट सेंसेशन सेंस ऑर्गन। पर उसके साथ साथ हमारा ये भी एक इश्यू है कि हाँ हमें गुड लुकिंग स्किन चाहिए। तो एनीथिंग दैट कम्स ऑन द स्किन इज़ एम्बैरेसिंग। और दूसरी बात ये भी होती है कि लोगों को लगता है, अन्य लोगों को, कि इसको जो हुआ है वो इन्फेक्शन तो नहीं मेरे छूने से, तो लोगों को वो थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, शर्मनाक, क्योंकि स्विमिंग जैसे एक्टिविटी भी वो जाना फिर पसंद नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ द स्किन इश्यूज आर एम्बैरेसिंग। अभी विटिलिगो जो है, विटिलिगो इज़ नॉट ऑलवेज इन जेनेटिक। 30% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री होती है, बट काफ़ी सारे पेशेंट्स में हमें कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशंस। जैसे मेरे इम्यून सेल्स है, मेरी इम्यूनिटी जो है हर एक की, दैट इज़ मेंट टू फाइट एनी एक्सटर्नल इन्वेजन। कि मुझे कोई इन्फेक्शन है या एनी इन्फ्लेमेशन मुझे अटैक करने वाला है, तो माई इम्यूनिटी विल गो एंड फाइट अगेंस्ट दैट। बट इन ऑटो इम्यून कंडीशंस क्या होता है, मेरे खुद के इम्यून सेल्स मेरे ही बॉडी से झगड़ा करते हैं। तो इन ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो वो ऑटो इम्यून सेल्स अटैक करते हैं स्किन के मेलानोसाइट्स को। मेलानोसाइट्स आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, और वहाँ उस वजह से पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता है मेलानिन, और वो वहाँ पे मिल्की वाइट पैचेस आ जाते हैं। और 30% हम देखते हैं पॉसिबिलिटी होती है फैमिली हिस्ट्री की, बट 70% ऑफ द पेशेंट्स देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री। एक्चुअली इट इज़ ओनली अ सोशल स्टिग्मा
पेशेंट के हेल्थ को, लाइफ को एब्सोल्युटली कुछ भी फर्क नहीं होता है. बराबर. बट यू नो व्हाट अ ह्यूज सोशल स्टिग्मा विटिलिगो इज. तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं. बट हर एक विटिलिगो का भी, हर एक डिजीज का एक्चुअली एक स्पेक्ट्रम होता है. लेकिन लोग डरते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे एक स्पॉट दिख गया तो अभी मैं पूरी सफ़ेद हो जाऊंगी. ऐसा ज़रूरी नहीं है. बराबर. जैसे डायबिटीज़ में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डायबिटिक को फुट का गैंग्रीन होगा और उसको एम्पुटेशन लगेगा. बराबर. बराबर. तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है. लिमिटेड भी रह सकता है और वो स्प्रेड भी हो सकता है. तो हर एक डिजीज़ का वो एक स्पेक्ट्रम होता है और उसके लिए बहुत डिफरेंट दवाइयाँ हैं जिससे हम वो कंट्रोल में कर सकते हैं. बहुत बार वो कलर वापस भी आ सकता है. इट विल डिपेंड ऑन व्हाट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आपका वो विटिलिगो है. और जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, बिकॉज इट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, मैं हमेशा सलाह देती हूँ पेशेंट्स को, आप कॉस्मेटिक कैमोफ्लाज से वो अच्छी तरह से ढक सकते हैं. बिकॉज इट्स सोशली एम्बैरेसिंग फॉर पेशेंट्स. तो आपको वो एम्बैरेसमेंट सहन करना ज़रूरी नहीं है. हमारे यहाँ अच्छे कॉस्मेटिक कैमोफ्लाजेस मिलते हैं हमें, जो अगर आप लगाएंगे वो पानी से भी नहीं जाएंगे, पसीने से नहीं जाते, वो अच्छी तरह से ढक जाएंगे. आप कॉन्फिडेंटली, आप कोई सोशल फंक्शन में जाना चाहते हैं, ऑफिस में जाना चाहते हैं, आप वो नॉर्मली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तो आपका ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चला रहेगा. उसके साथ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. त्वचा टैग, तिल और मस्से काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स है लेमैन के लिए. क्या आप इसमें अंतर बता सकते हैं और इसके मूल कारण बता सकते हैं? सो स्किन टैग्स आर बेसिकली एक्स्ट्रा स्किन ग्रोथ. हमारी स्किन की थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोथ वहाँ हो जाती है, जो हम कॉमनली देखते हैं गर्दन पे या बगल में, आर्मपिट्स में उसका होना कॉमन होता है. सम पीपल आर अ लिटिल जेनेटिकली प्रोग्राम्ड फॉर इट, बट वेट गेन से वो ज़्यादा बढ़ते हैं. सो मोटापे में हम देखेंगे ज़्यादा करके कि स्किन टैग्स का होना कॉमन होता है. मस्से जो होते हैं वो जनरली फ्लैट होते हैं. दैट इज़ मोर जेनेटिक अगेन. वो भी बिनाइन है. हम उसको ट्रीट करेंगे तो भी वो प्राइमरीली कॉस्मेटिक रीजंस के लिए ट्रीट करेंगे. स्किन टैग्स भी हम निकालते हैं अगर वो पेशेंट की रिक्वेस्ट है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप निकाल दो, हम निकाल सकते हैं. बट उस समय पे हम डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे कि क्या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्या आप डायबिटीज़ के तरफ जा रहे हो. तो दीज आर लिटिल क्यूज, साइंस हम पिकअप करते हैं टू ऑल्सो गिव एडवाइस टू द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ अ हेल्दी लिविंग. और तिल बेसिकली मोल्स जो हम बोलते हैं वो या तो पैदाइशी होते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि एवरी तिल पैदाइशी ही है. क्योंकि काफ़ी सारे बार पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं ये तिल मुझे नहीं था, ये अभी आ रहा है. तो वी कैन डेवलप न्यू मोल्स एज वी ग्रो ओल्डर. तो या इट कैन हैपन प्यूबर्टी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम. आपको लगेगा ये मेरा मोल तो फ्लैट था, अभी ये थोड़ा उभर के आ गया है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है. लेकिन अगर आप देखें कि वो मोल सडनली साइज में बढ़ गया है या उसका कलर विचित्र लग रहा है, उसकी बॉर्डर्स थोड़ी सी इरेगुलर हो गई है, या वो चिड़चिड़ा लग रहा है, चिढ़ गया है थोड़ा सा उसमें, तो फिर आप डेफिनेटली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके चेक कर सकते हैं. नहीं तो हमारे इंडियन स्किन में मोल्स या तिल का परिवर्तन कैंसर में होना इतना कॉमन है नहीं. तो ऐसे डरने की बात नहीं है. ओके. तो डॉक्टर मैथिली, हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें आप सही या गलत बताएं. बालों में तेल लगाना, इससे बालों का विकास होता है और बालों का झड़ना कम हो जाता है. गलत. हेयर डाई के इस्तेमाल से त्वचा या आँखों की समस्याएं हो सकती है. कभी कभार हो सकती है. हेयर बोटॉक्स और हेयर केराटिन से बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है. कभी कभार ओवर प्रोसेसिंग हुआ तो. भारतीय महिलाओं के लिए कोरियंस जैसी ग्लास स्किन पाना स्किन रूटीन प्रोडक्ट्स की माध्यम से मुमकिन है. अच्छी इंडियन स्किन पॉसिबल है स्किन रूटीन के माध्यम से. हम इंडियन है तो हम इंडियन अच्छी स्किन बना सकते हैं. कोरियन स्किन कोरियंस को ही मिलेगी. श्योर. मछली और दही को एक साथ खाने से त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है. गलत. अभी मुझे जानने में बिल्कुल दिलचस्पी है कि आपने बालों के विकास के लिए तेल लगाना बालों में गलत क्यों बताया. क्योंकि जो है
आमतौर पे लगता है लोगों को कि मैं अच्छी तरह से तेल लगाऊंगी तो मेरे हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएंगी, मेरे बालों का झड़ना कम हो जाएगा। लेकिन हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये बाल झड़ क्यों रहे हैं। तो हेयर फॉल इज़ अ सिम्टम, वो एक सिम्टम है जो जैसे फीवर एक सिम्टम है। अगर मुझे बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर फिर सोचेंगे कि ये फीवर इसको क्यों आ रहा है, क्या ये टाइफॉइड है, निमोनिया है, यूटीआई है, और आप उसका इलाज करेंगे तो फीवर आपका चला जाएगा। तो अगर मेरे पास पेशेंट आता है हेयर फॉल से, तो मेरा काम क्या है कि इस व्यक्ति में हेयर फॉल का कारण क्या है, कि क्या इसमें आयरन की कमतरता है, आयरन डेफिशिएंसी जो बहुत ही कॉमन है महिलाओं में। इसका थायराइड का कोई प्रॉब्लम है क्या, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, या D3 डेफिशिएंसी है क्या, इसको अदरवाइज हाल ही में डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड जैसी या कोविड हो गया था, उसके वजह से उसके बाल 2 या 3 महीने बाद झड़ रहे हैं। तो ये कारण ढूंढ के निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी ये कोई भी कारण में मैं तेल लगाऊंगी तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तेल लगाने से मेरी आयरन डेफिशिएंसी तो उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। तेल का काम क्या था, जो पहले हमारी दादी नानी जो तेल लगाते थे वो इस्तेमाल होता था ज़्यादातर ग्रूमिंग एजेंट, कि वो नहाने के बाद वो तेल लगा के जो भूरे बाल है ना उसको सेटल करते थे। अभी आज कोई भी नहाने के बाद तेल नहीं लगाता है, वो चिपचिपे बाल लेके बच्चे भी स्कूल नहीं जाते आजकल। तो हमने उसको थोड़ा सा मोड़ दिया। क्या करेंगे, हम बाल धोने से पहले तेल लगाएंगे और फिर तेल लगाया है इसलिए 2 बारी शैम्पू करेंगे तो वो वापस ड्राई हो गए, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। वर्सेस तेल लगाने के वजह से जैसे हम देखते हैं मुहासों का आना, डैंड्रफ का आना, वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और जो मेन प्रॉब्लम है ना जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरे बाल झड़ी क्यों रहे हैं, वो आप करेंगे नहीं। तो हेयर फॉल इज़ अ सिम्टम ऑफ समथिंग एल्स हैपनिंग इनसाइड। जैसे मैंने बताया हमारा स्किन हेयर एक दर्पण है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी सो कॉमन, उसमें बाल तो झड़ते हैं बट बहुत सी महिलाएं ये भी बोलते कि मेरे बाल जो पहले सिल्की और शाइनी थे अभी एकदम ड्राई और फ्रिजी हो गए। तो आप कोई भी सीरम लगाइएगा उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपका थायराइड, आयरन डेफिशिएंसी वो चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये आई डोंट नो मे बी मिथ था, बट तेल लगाते वक्त अगर मसाज कर रहे हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बट उस ब्लड में अगर आयरन है ही नहीं तो सर्कुलेशन क्या करेगा बेचारा। बराबर तो जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल तंदुरुस्ती जो है हमारी आंतरिक, उसको हमको बिल्ड करना है अच्छी तरह से। बराबर। उसके बाद आप मसाज करिए, नो प्रॉब्लम। थोड़ा आपका स्ट्रेस भी रिलीव हो जाएगा, नो हार्म। क्या प्रतिदिन नहाते वक्त लूफा का उपयोग जो रब स्किन करने के लिए या रगड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, उससे कोई दुष्परिणाम है? हाँ बिल्कुल, हम हमेशा सलाह देते आप कोई भी ब्रश, लूफा बिल्कुल नहीं यूज़ करिएगा। वो एक धारणा है कि मैं मैल निकालने के लिए ये ब्रश या ये लूफा यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैल निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो अपने आप जो है डेड स्किन ना वो नहाने की प्रक्रिया में निकल जाता है। हमें अलग से कोई भी वो रब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंडियन ब्राउन स्किन है ना, लेकिन हमारी वाइट स्किन भी नहीं है, वी आर ब्राउन। तो कंटिन्यूसली एक ही जगह पे स्किन रगड़ने के वजह से वहाँ की स्किन आपकी पिगमेंट हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन जो बोलते हैं, डार्क हो जाती है। और डार्क होने के बाद पेशेंट को लगता है अरे मेरी स्किन डार्क लग रही है, मुझे और रगड़ना चाहिए, व्हेन एक्चुअली वही आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। इसे हम बेदिंग ब्रश डर्मेटाइटिस या मैक्युलर अमिलॉइडोसिस बोलते हैं। और दिक्कत ये है कि ये प्रॉब्लम इतने आसानी से हम ट्रीट नहीं कर सकते। ये पिगमेंटेशन जो होती है वो स्किन के निचले डर्मिस वाले हिस्से में होती है, जहाँ तक हमारे जो औषधि है वो पहुँचती नहीं है। तो वो स्किन लाइटनिंग भी हम प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं और फिर वो ऐसे ही रह जाता है। तो कहीं भी आप बॉडी पे स्किन रब करेंगे, और एक बात कॉमन है हम देखते हैं और वो जनरली मर्दों में होता है, उनको जब पसीना आता है तो वो ऐसे नहीं पहुँचेंगे, वो रुमाल निकाल के ऐसे रगड़ कर पहुँचते हैं, ऐसे ऐसे।
तो आप देखिए काफ़ी समय पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उनको एक पिगमेंटेशन होता है। माथे उसके बाकी भी कारण होते हैं, बट वन कॉमन कॉज इज ऑल्सो फ्रिक्शन, जो हम रब करते हैं प्रतिदिन। तो फ्रिक्शन ऑन आवर स्किन विल कॉज द स्किन टू बिकम डार्क, तो रब नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के सेल्फी युग के साथ क्या आपको लगता है सौंदर्यीकरण की मांग बढ़ रही है और इस वजह से लेज़र ट्रीटमेंट, अनचाहे बाल निकालना, इसकी मांग है बड़ी? डेफिनेटली जो पहले अवेयरनेस नहीं था, अभी ये जनरेशन में अवेयरनेस बहुत है। या तो आप बोलिए सोशल मीडिया है, पीयर प्रेशर है, लेकिन उनका अटेंशन उनके अपीयरेंस पे, उनके त्वचा पे, बालों पे बहुत है। तो लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए भी पेशेंट्स आते हैं। वो एक अच्छी प्रोसीजर है, अगर कोई करना चाहे फॉर परमानेंट हेयर रिडक्शन वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही एक कहना है कि आप स्कूल से बाहर जाइए, बिकॉज वो प्रोसीजर पेनलेस नहीं होता है, उसमें भी पेन होता है, एंड यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल दैट होल ट्रीटमेंट। आपका जो भी हार्मोनल चेंजेस आप जिससे गुजर रहे हैं वो सेटल होने दीजिए। आप थोड़े उम्र में मैच्योर हो जाइए, जैसे स्कूल के बाद एटलीस्ट एज ऑफ 16, 17, 18 पे अगर आप करना चाहते हो वो ट्रीटमेंट, जैसे परमानेंट हेयर रिडक्शन, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई अपाय नहीं है, कर सकते हैं ज़रूर। लेज़र ट्रीटमेंट के कोई दुष्परिणाम है? एज अ टेक्नोलॉजी आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी, लेज़र हेयर रिडक्शंस। जैसे हमें यहाँ पे अभी सिंस द ईयर 2000 से तो है हमारे इंडिया में, तो इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 25 साल हो गए, तो उसके ट्रीटमेंट के कोई अपाय नहीं है। लेकिन कौन करता है, उसको कितना नॉलेज है, ये जानना ज़रूरी है। या वो लेज़र मशीन कौन सा है, सच में लेज़र है, क्योंकि आजकल मार्केट में आमतौर पे सस्ते वाले चाइनीज़ मशीन्स भी डब्बे जैसे है, वो लेज़र के तौर पे बिके जाते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और फिर बोला जाता है मैंने तो लेज़र किया लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो या तो आप चेक करिए कि वो लेज़र सचमुच में लेज़र है। जैसे आजकल कॉमनली लेज़र जो यूज़ करते हैं वो Nd:YAG डायोड लेज़र है, वो आप चेक करिए कि आपके फिजिशियन के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कौन सा लेज़र है। फिर उसका अनुभव क्या है। जैसे मेरे पास अच्छी गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी चलाने का अभी तक अनुभव नहीं है, तो बैड ड्राइवर कैन क्रैश द कार। तो उसी हिसाब से आपका जो लेज़र टेक्नीशियन है या जो भी आप पे ऊपर वो लेज़र यूज़ कर रहा है, बिकॉज उसमें ना लेज़र का फिजिक्स बहुत होता है कि कौन सी त्वचा पे कितनी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, स्किन का कलर क्या है, बालों की थिकनेस कितनी है, वो जानकर अगर आप करेंगे सो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। अगेन लेज़र के लिए बालों का ब्लैक होना ज़रूरी है। लेज़र डज नॉट वर्क ग्रे हेयर पे, क्योंकि वो बेसिकली बाल को रिकग्नाइज ही नहीं करता है। वो ढूंढता है बालों के अंदर का जो ब्लैक मेलेनिन होता है ना, उसको वो आकर्षित हो जाता है, उसको टारगेट करता है। तो सफ़ेद बाल में कोई मेलेनिन है ही नहीं, तो वो ट्रीटमेंट बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो लेज़र काम उसी बाल करता है जो बिल्कुल थिक है, काला है, मोटा है, उस पर सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ है इसलिए मैं लेज़र करने गई, मुझे वो नहीं चाहिए थी बिकॉज कभी कभार मुझे वो ब्लीच करनी पड़ती थी, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो यू कांट ब्लेम द टेक्नोलॉजी फॉर इट, द पेशेंट सिलेक्शन वाज नॉट राइट। अगर ऑल्सो किसी को PCOD जैसी है कंडीशन जिसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से बाल लोगों का थिक हो रहा है, हर्सुटिज्म, उसमें भी हम प्रोग्नोसिस थोड़ा गार्डेड देते हैं, क्योंकि वहाँ PCOD भी आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है। लेज़र के माध्यम से आपके बाल पतले तो हो रहे हैं, लेकिन आप में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हो तो वो दोबारा वापस थिक हो सकते हैं। बराबर। क्या ये मधुमेह के मरीजों के लिए सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। ऑफ कोर्स ये बोलना ज़रूरी है आपके फिजिशियन को कि मुझे डायबिटीज़ है, तो तब उस समय पे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाय चांस कोई
छोटा सा आपको स्किन का अगर उस समय बर्न हो जाए तो वो हील होना ज़रूरी है। दूसरी एक बात है कि कोई लोगों में कीलॉइड्स होते हैं, कीलॉइडल टेंडेंसी, ओके। जैसे स्कार्स उनके ना मोटे हो जाते हैं, अगर कहीं भी लग गया उन्हें या थोड़ा सा कट हो गया, इवन वैक्सीन्स जो लेते हैं वहाँ पे उनका स्कार थोड़ा मोटा हो जाता है, तो आपको ये बोलना ज़रूरी है कि मुझे कीलॉइडल टेंडेंसी है। ओके। जिन्हें होता है कीलॉइड उन्हें पता है क्या होता है कीलॉइड, तो उनको ये बोलना ज़रूरी है ताकि आपका जो लेज़र फिजिशियन है वो संभाल के वो ट्रीटमेंट कर सकता है। और सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आपकी स्किन लाइट और बाल डार्क है ना उतना हम एनर्जी अच्छी तरह से दे सकते हैं। सो रिसेंट अगर आप गोवा होकर आए हैं और आप पैरों में आपका लेज़र करना चाहते हैं तो बर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वो जो नॉलेज है वो ज़रूरी होता है वो डॉक्टर के पास होना कि कौन से पेशेंट पे मुझे नहीं करना चाहिए। आजकल फेस सीरम्स काफ़ी चर्चा में है सोशल मीडिया के माध्यम से, रेटिनॉल, विटामिन सी, बिल्कुल राइट। तो क्या इस पे आप कोई मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि कौन सा यूज़ करें, नहीं करें? हाँ, ये तो बहुत चलते हैं, इंस्टाग्राम रील्स होते हैं उस पे। स्कूल की बच्चियाँ भी आकर हमें आज पूछती है, उनको नाम भी नहीं बोलने आता है बराबर, लेकिन वो सब उनको जानकारी तो ज़रूर होती है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड, रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन सी। तो हाँ, ये हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है कि हम कौन से स्किन पे क्या यूज़ करना सेफ़ है, कौन से एज में क्या यूज़ करना सही है, कि सैलिसिलिक एसिड कब हम इस्तेमाल करें। जैसे मुहासों की दिक्कत है तो सैलिसिलिक एसिड, अच्छा अभी वो आपकी स्किन ड्राई है और आपको मुहासे है तो आपको सैलिसिलिक एसिड कैसे यूज़ करना चाहिए जिस वजह से आपको सैलिसिलिक एसिड का फ़ायदा भी हो लेकिन ड्राइनेस आपकी बढ़े ना। तो आप ऐसे कहीं भी जाके सैलिसिलिक एसिड ऑनलाइन मंगा लेंगे या दुकान से पिकअप करके लगाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। रेटिनॉल भी आपको सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, इट्स अ गुड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट, लेकिन उसके साथ सनस्क्रीन का यूज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो उसके एक एल्गोरिदम होता है, वो अगर आप आपके फिजिशियन से जान लेंगे तो आप वो इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जिम में जाएंगे, आपके वहाँ सब फिटनेस के मशीन्स होते हैं, लेकिन कौन सा मशीन कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, फॉर्म कैसा है, उसके लिए अगर आप एक ट्रेनर की सलाह लेंगे तो आपका एक्सरसाइज अच्छा होगा। तो इस स्किन फिटनेस के जर्नी में भी आपका कोई हाथ पकड़ के आपको समझाए कि हाँ आप है ना अभी इससे चालू करो, इसके साथ क्या कर सकते हैं यूज़, ये हफ्ते में कितने बार यूज़ करना चाहिए, इसकी वजह से जो ड्राइनेस होगी उसके साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो। सो इट्स ईजियर टू मैनेज। आजकल की पीढ़ी फिटनेस फ्रीक है और प्रोटीन सप्लीमेंट्स का काफ़ी हद तक सेवन करती है। क्या इसके कोई दुष्परिणाम त्वचा पे हो सकते हैं? आजकल हाँ, वे प्रोटीन काफ़ी पॉपुलर है, उसका सेवन काफ़ी किया जाता है। मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो जिम जाते हैं वो लेना उसे पसंद करते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ पहले आप देखो कि आपके डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको आपके डाइट में से प्रोटीन मिल जाता है। नॉर्मली आपको एटलीस्ट एक 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए फॉर अ रेगुलर। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम आप ले सकते हो। अगर आपको वो डाइट में से मिल रहा है तो अच्छा है। बट वे प्रोटीन बेसिकली इज़ अ मिल्क सोर्स, वे इज़ मिल्क। तो मिल्क सोर्स जो होता है ना प्रोटीन का, कभी कभी हम देखते हैं उस वजह से मुहासों का आना, ट्रंकल एक्ने जैसे बैक एक्ने, और अगर पीसीओडी के पेशेंट्स हैं तो उनमें हम बोलते हैं अब डेयरी की मात्रा आपके डाइट में कम करिए। तो मैं तो उनको सलाह देती हूँ कि आप वे प्रोटीन ना लेके ट्राई एंड टेक प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जितना हो सके डाइटरी प्रोटीन। और अगर आप में वो पूरा नहीं हो जाता है तो जो डेफिसिट है आपका, कमतरता जो है जितनी, वो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन के माध्यम से उसे पूरा करिएगा। बट वे प्रोटीन आप अवॉइड करिए जितना हो सके। क्या आप हमारे दर्शकों को स्वस्थ त्वचा पाने की दिशा में अच्छी आदतें प्रैक्टिस करने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, एक तो ये याद रखना ज़रूरी है कि त्वचा का जो हेल्थ है वो सिर्फ बाहरी नहीं होता है।
जैसे मैं ये फेस वॉश यूज़ करूँ, ये सनस्क्रीन यूज़ करूँ, इससे मेरी त्वचा अच्छी हो जाएगी, नहीं। जैसे मैंने बताया, हमारी त्वचा जो है वो एक दर्पण है हमारे आंतरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो आपका इंटरनल हेल्थ भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आएगा आपका डाइट, डेफिनेटली। आजकल मैं देखती हूँ लोगों को घर का खाना, यंगर जनरेशन को घर का खाना पसंद नहीं है। घर में मम्मी खाना बनाती है लेकिन बच्चे खाते नहीं है। तो डेफिनेटली ईटिंग होम कुक्ड मील्स, हेल्दी मील्स इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। एक्सरसाइज, आजकल बच्चों का खेलना बहुत मुश्किल है। हम नहीं देखते कि बच्चे खेलते हैं, वो पढ़ाई में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि वो उनका खेलना आजकल ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो एक्सरसाइज भी होना बहुत ही ज़रूरी है। स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। सिर्फ 8 घंटे की नींद ज़रूरी नहीं है, आप कब सोते हो और आप कब उठते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपका जो मेलेटोनिन सिक्रीशन है बॉडी का, वो विद द मूनराइज आपको सोना चाहिए और विद द सनराइज़ आपको उठना चाहिए। तो मेरे पास बच्चे आते हैं जो 2, 2:30, 3 बजे, एडल्ट्स भी है, इतने लेट सोते हैं और सुबह फिर 10, 12, 11 तक भी उठ जाते हैं। And then say I've caught up on my 8 hours of sleep. So that is not healthy sleeping pattern. तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है for your skin health overall. So आप बाकी जो है वो ज़रूर करिएगा, लेकिन अगर आप इस पे फोकस नहीं करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो पाना थोड़ा मुश्किल है। सो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप के साथ और एक फैक्टर मैं ऐड करना चाहूँगी, वो थोड़ा आध्यात्मिक है बट वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से, विच आई टेल माई पेशेंट्स आजकल कि आप थोड़ा मेडिटेशन भी करिएगा, ध्यान, बिकॉज दैट हेल्प्स योर इमोशनल हेल्थ। बिकॉज स्ट्रेस के जो परिणाम होते हैं हमारे बॉडी में और जो स्किन में स्वाभाविक रूप से दिख जाते हैं, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक मेडिटेशन की आदत अगर हम बहुत पहले से डाल सके, बहुत ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 10-20 मिनट भी लेकिन एज अ डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आप डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और एक इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी लोगों को कि जब आप स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तब आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप आपकी मेडिकल फाइल ज़रूर लेकर जाइएगा। मेरे पास काफ़ी सारे बार पेशेंट्स आते हैं और उनकी मेडिकल फाइल्स, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू देन अंडरस्टैंड कि ओके मुझे आपको दवाई देनी है, आपको एक फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन मैं जो दवाई दूंगी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, मैंने MBBS के बाद 3 साल स्किन का अभ्यास किया है। आप जिस कारण आप मेरे पास आए हैं वो आपका जो स्किन का इश्यू है, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर डायबिटीज़, इट कैन बी रिलेटेड टू योर किडनी हेल्थ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर थायराइड। तो मुझे वो जानना ज़रूरी है कि आपके जो लास्ट ब्लड टेस्ट थे वो नॉर्मल है, नहीं है, या किस दिशा में मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो अभी दवाइयाँ चल रही है, भले ही आपके वो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, लेकिन वो मुझे जानना ज़रूरी है। क्यों? मुझे आपको आपके फंगल इन्फेक्शन के लिए एक एंटी फंगल देना ज़रूरी है, लेकिन वो एंटी फंगल आपके एक ब्लड प्रेशर के दवाई के साथ मैं नहीं दे सकती, उससे उसका 36 का आंकड़ा है, तो मैं वो नहीं दे सकती। तो अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपकी ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई है, मैं वो दवाई आपको नहीं दे पाऊंगी। तो आप जब स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप अन्य डॉक्टर के, जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी मेडिकल फाइल लेके जाएंगे, तो वैसे ही आप प्लीज़ आपके स्किन के डॉक्टर के पास भी आपके मेडिकल फाइल, रिपोर्ट्स, जो भी आप दवाइयाँ अभी ले रहे हैं वो सब लेकर जाइएगा। उससे हमें आसान हो जाता है आपको होलिस्टिकली ट्रीट करने में। वो डेफिनेटली इस माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहूँगी। आई थिंक डॉक्टर हम ये भी बताने वाले थे कि कैसे आइडेंटिफाई करें नॉर्मल, ऑयली और ड्राई स्किन। हाँ, उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट काफ़ी बार लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो हमारी स्किन जो नॉर्मल स्किन बोलते हैं, वो नॉर्मल कब होती है? जब हमारे स्किन में पानी, मॉइस्चर और ऑयल की मात्रा बराबर है तो हम उसे नॉर्मल बोलते हैं। अगर मेरा ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है
तो वो स्किन ऑयली हो जाती है। तो वो समझता है लोगों को, स्किन लुक्स वेरी ऑयली। वो सोते हैं, सुबह उठते हैं तो दे कैन एक्चुअली सी द ऑयल ड्रॉपलेट्स उनके स्किन के ऊपर। वो स्किन उनकी फ्रेश नहीं लगती है। और फिर मुहासों का आना, ड्राई स्किन होती है जब आपका मॉइस्चर लेवल कम होता है। तो जनरली हम देखते हैं जो लोगों को एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जैसे एस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे धूल मिट्टी की एलर्जी, छींके आना, नाक से पानी, बार बार सर्दी होना, उनकी स्किन जनरली ड्राई होती है। ड्राई और एक्जिमा प्रोन भी होती है। तो उन्हें स्किन हमेशा थोड़ी ड्राई और डल दिखती है, उसमें ग्लो नहीं होता है। ख़ास तौर पे इस एरिया पे उनकी स्किन ड्राई, खिंची खिंची, चेहरा धोने के बाद भी उन्हें लगता है कि स्किन मेरी ऐसे तनाव से है, स्ट्रेच हो रही है। सो दैट इज़ ड्राई स्किन। और आपको फिर ये ज़रूरी है कि आपका जो स्किन केयर रूटीन है ना, इवन एक सिंपल फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र, वो उसका चॉइस क्या होना चाहिए, दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग इट। जैसे ड्राई स्किन के लिए हम सोप फ्री क्लेंजर्स या जेंटल क्लेंजर्स का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। फॉर ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन हम थोड़े औषधि फेस वॉशेस जिसमें सैलिसिलिक एसिड या बेंजोल पेरोक्साइड है वो भी देते हैं। वो अगर आप ड्राई स्किन वालों को देंगे तो उनकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। तो दीज आर द वेज टू फिगर आउट। सनस्क्रीन यूज़ करना अच्छी बात है? अच्छी बात है, यस। पाश्चात्य देशों में सनस्क्रीन यूज़ किया जाता है फॉर थेरेप्यूटिक रीजंस, फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्किन कैंसर। जैसे मेलिग्नेंट मेलानोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्किन के जो ये कैंसर्स है वो वाइट स्किन में, उनके स्किन में जो मेलानिन की कमी है उसके वजह से होती है। नाउ वी आर ब्लेस्ड विद ब्राउन स्किन। हमारी स्किन एक्चुअली सबसे अच्छी है बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद ब्राउन स्किन। ब्राउन स्किन है मेलानिन के वजह से, और वो मेलानिन इज़ अ सन प्रोटेक्शन हमारे लिए। तो इसीलिए हम नहीं देखेंगे, आपने कितने लोग सुने जिनको स्किन कैंसर है? इट्स नॉट वेरी कॉमन फॉर्चुनेटली। लेकिन हमारे ब्राउन स्किन में सनस्क्रीन का इस्तेमाल जनरली मोर कॉस्मेटिक रीजंस के लिए करते हैं। हमारे यहाँ भी थोड़े कंडीशंस होते हैं जिसमें हम बोलते हैं सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना फॉर थेरेप्यूटिक रीजंस बिकॉज देयर आर सम सनलाइट इंड्यूस्ड स्किन प्रॉब्लम्स। बट आम तौर पे इफ़ यू यूज़ अ सनस्क्रीन योर स्किन विल बी बेटर। जैसे स्किन का टोन मोर यूनिफॉर्म और इवन रहता है, नहीं तो थोड़ा वो पैची या अनइवन कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। जिनमें पिगमेंटेशन होती है जैसे मेलाज्मा या छाइयाँ होती है, उनमें भी अगर सनस्क्रीन डेफिनेटली वो अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो वो आप कंट्रोल में कर सकते हैं। स्किन में झुर्रियाँ जो रिंकल्स होते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो फॉर एस्थेटिक रीजंस, कॉस्मेटिक रीजंस के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना अच्छी बात है डेफिनेटली, लेकिन वो सही मात्रा में भी यूज़ करना है। काफ़ी सारे लोग एक बार सुबह में लगा देते हैं, इट विल नॉट गिव यू प्रोटेक्शन। वो घर छोड़ने से पहले लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, लंच टाइम में घूमने जाते हैं, तभी होता है आफ्टरनून 1, 1:30, 2 बजे का वक्त समय। सनलाइट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विद अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। आपने सुबह 9 बजे घर छोड़ते वक्त या 8 बजे सनस्क्रीन लगाया, अभी 0 है, फिर आप बोल नहीं सकते कि मेरा सनस्क्रीन मुझे काम नहीं कर रहा है। आपने उसको दोबारा नहीं लगाया। तो आप कोई भी सनस्क्रीन लगाइए, लेकिन उसको वापस लगाने की ज़रूरत है हर 3 घंटे में, 3 या 4 घंटे में, और अच्छी तरह लगाने से। मैं इस अवसर पर डॉक्टर मैथिली को उनका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और इन्होंने आज त्वचा विज्ञान पे डिकोड किया और सभी के लिए स्वस्थ प्रथाओं पे जोर दिया। धन्यवाद डॉक्टर मैथिली। थैंक यू। मैं और एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आपसे बात करने का। बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस माध्यम से जो भी ये नॉलेज है इससे किसी को फ़ायदा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्किन रिलेटेड जो भी छोटी मोटी क्वेरीज होती है या मिसकंसेप्शंस होते हैं, इससे अगर किसी का फ़ायदा होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच।